हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मटेरियल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल प्रॉपर्टी मेजरमेंट में सबसे पहले यील्डिंग एंड यील्ड स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जनरली स्ट्रक्चर डिजाइन टू इंश्योर दैट ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन विल रिजल्ट व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड। तो बेसिकली हम कोई स्ट्रक्चर जनरली ऐसा देखा गया है कि कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करा जाता है तो हम ये चाहते हैं कि उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं हो, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ना हो। सपोज करिए आपने कोई कार डिजाइन करी तो आप उसको इलास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए डिजाइन करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस जगह से उस मटेरियल में जो है आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक, बेसिकली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होने वाले पॉइंट को हम बोलते हैं, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं यील्डिंग। ठीक, तो ये जो डिफिनेशन है वो बाय यूजिंग यू कैन गिव बाय यूजिंग योर यील्ड पॉइंट। तो जो कुछ मटेरियल्स जो हैं, जैसे सम स्टील्स हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, जैसे वो कुछ शार्प यील्ड पॉइंट्स आपको देते हैं। शार्प यील्ड पॉइंट से मेरा मतलब ये है कि आपको वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट मिलेंगे कि आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया, टेंसाइल टेस्ट करा उसका स्टेनलेस स्टील स्पेसिमेन का, और यू विल फाइंड दैट यू आर गोइंग टू गेट द शार्प वेल डिफाइंड yield points. Suppose in this case for steel you will see that you will get two yield points. First one is your upper yield point and second one is lower yield point. Okay, so what you do, हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो लोअर यील्ड पॉइंट होता है उसमें कुछ इस तरह से फ्लक्चुएशंस आती हैं। जब आप इस टेंसाइल टेस्ट स्पेसिमेन में स्टेनलेस स्टील का टेंसाइल टेस्ट करेंगे तो इस तरह से कुछ फ्लक्चुएशन आती है। इनका हम एवरेज लेके जो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस वैल्यू होगी, जो लोअर यील्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इस तरह से जो फ्लक्चुएशन आप देख रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो एवरेज वैल्यू होगी उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा वाई, और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेनलेस स्टील। तो इस तरह से ये चीज हम लोग फाइंड करते हैं कि व्हाट इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। ठीक, लेकिन जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है वो एक्चुअली में स्टार्ट हो जाता है आपका अपर यील्ड पॉइंट से ही, बट हम लोग इसमें लोअर यील्ड पॉइंट को लेते हैं क्योंकि ये रिलेटिवली इनसेंसिटिव होता है कि आपने टेंसाइल जो भी आपने टेंसाइल टेस्ट करा है उसका प्रोसीजर क्या करा है, मतलब कंपेरेटिवली ये इनसेंसिटिव है एज कम्पेयर टू इफ यू आर गोइंग फॉर अपर यील्ड पॉइंट। तो जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी गो फॉर द लोअर यील्ड पॉइंट एंड value corresponding to that lower yield point you will find the yield stress, or that is called your yield strength. बेसिकली यील्डिंग क्या फिनोमिना दिखा रहा है, यील्डिंग दिखा रहा है ये कि आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कब स्टार्ट हो रहा है, और यील्ड पॉइंट दिखा रहा है वो स्ट्रेस वैल्यू जिसके करस्पॉन्डिंग आपको यील्ड पॉइंट आपको मिला है। ठीक, इसके बाद एक चीज आती है कई प्रूव स्ट्रेंथ और स्ट्रेन ऑफसेट मेथड से हम जो निकालते हैं यील्ड पॉइंट। तो बेसिकली ऐसा हमें क्यों करना पड़ रहा है, तो कई बार जो मटेरियल्स है, कुछ मटेरियल्स से एल्युमिनियम हो गया, इस तरह के मटेरियल जो है आपको शार्प यील्ड पॉइंट नहीं देते हैं। जैसे हमने पहले इस वाले में देखा कि आपको ये पता है कि यहाँ पे जो है बिल्कुल यील्ड पॉइंट यहाँ पे आपको मिल जा रहा है, बट इन सम केसेस यू विल फाइंड दैट आपको लीनियर का मिला और यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा यील्डिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो फॉर दैट केस वी गो फॉर स्ट्रेन ऑफसेट मेथड। तो स्ट्रेन ऑफसेट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो टोटल स्ट्रेन है, ठीक है, जो टोटल स्ट्रेन आपके पास आया है मटेरियल के अंदर, टोटल स्ट्रेन का मतलब फ्रैक्चर पॉइंट से जो इस तरह से यहाँ पे फ्रैक्चर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन होगा उसका 0.2% जो है हम लोग इनिशियल पॉइंट से लेते हैं इस तरह से, और क्या करते हैं जो आपका लीनियर कर्व है उसके पहला एक कर्व खींचते हैं इस तरह से। ठीक, और जो ये बिल्कुल पैरेलल होंगे, यानी जो आपने ऑफसेट लिया है वो एक लाइन जो आपने ली है, जो आप लाइन हम बना रहे हैं ऑफसेट में, वो पैरेलल होगी आपके जो ये लीनियर पोर्शन है उसके, और जो ये लाइन जहाँ पे टच करेगी इस कर्व को हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं
ऑफसेट स्ट्रेस यील्ड पॉइंट, और इसको कई बार हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेंथ। ठीक, बेसिकली प्रूफ स्ट्रेंथ किस में निकालते हैं? उन मटेरियल्स के लिए निकालते हैं जब हमारे पास जो यील्ड पॉइंट है वेल डिफाइंड नहीं, तो आप इसको एज ए यील्ड पॉइंट यूज कर सकते हैं। तो कई बार इसको ऑफसेट यील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। ठीक, तो वही चीज है कि इसमें हमने एक लाइन पैरेलल खींची किसके, जो आपके इनिशियल कर्व है उसके लीनियर पोर्शन की पैरेलल लाइन खींची है इस तरह से, और जो जहाँ पे ये कर्व को टच करेगी उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको हमने ऑफसेट यील्ड पॉइंट इल्यूस्ट्रेशन। ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है कि आपने इसको जो है 0.2% लिया है, या फिर यू कैन गो फॉर सम अदर टाइप्स आल्सो 0.01, 0.1, 0.5 डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल। ओके, मतलब उसकी मटेरियल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसके अकॉर्डिंग आप जो है टोटल स्ट्रेन के डिवीजन में इस तरह से आप जा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रूफ स्ट्रेन, और इसको निकालने का तरीका है स्ट्रेन ऑफसेट मेथड के थ्रू। इसके बाद एक चीज आती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो बेसिकली टेंसाइल स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेस एट द मैक्सिमम ऑन इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक, इंजीनियरिंग स्ट्रेन कर्व के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर, ठीक, जो आपके मैक्सिमम पॉइंट आया है उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये जो एम पॉइंट इस कर्व के अंदर आप देख सकते हैं, जो एम पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस वैल्यू है जिसको मैं टीएस से डिनोट कर रहा हूँ, हम लोग टीएस से डिनोट कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू है उसको हम लोग बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ दिस मटेरियल। इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इस कर्व में। आप ये जो है आपने टेंसाइल टेस्ट करा है, उसके बाद करस्पॉन्डिंग आपको सपोज करिए इस तरह से कुछ कर्व मिला, तो इसमें क्या हो रहा है, एक लीनियर पोर्शन होगा, ठीक है, फिर यील्डिंग स्टार्ट होने वाली होगी। तो लीनियर पोर्शन में क्या है कि जो ऑलमोस्ट जो है स्पेसिमेन में ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। फिर इसके बाद जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा तो इसमें क्या हो रहा है, यू विल फाइंड दैट द स्पेसिमेन इज गोइंग टू इलोंगेट। ठीक, यहाँ पे जो है जो इनिशियल स्पेसिमेन था उससे अगर कंपैरिजन में जो है आपका स्पेसिमेन जो है इलोंगेट करने लग गया है और यूनिफॉर्मली इलोंगेट कर रहा है। ठीक है, तो इसको तब कई बार जो पोर्शन है यहाँ जहाँ से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है तो इसको हम दो पार्ट में बांट देते हैं, एक यूनिफॉर्म प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और एक बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक, तो यूनिफॉर्म प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो है वो पोर्शन होता है जिसमें आपका जो स्पेसिमेन है वो जो है यूनिफॉर्मली स्ट्रेच हो रहा है, और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला पॉइंट है यानी अल्टीमेट स्ट्रेंथ वाला पॉइंट है यानी मैक्सिमम पॉइंट है एम, जो हम यहाँ पे एम से नोट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे नेकिंग स्टार्ट हो जाए। नेकिंग का मेरा मतलब है कि ये अब यूनिफॉर्मली स्पेसिमेन जो है इस तरह से नहीं इलोंगेट हो रहा है, अब यहाँ पे एक नेकिंग आ गई, यानी कोई एक पोर्शन में किसी छोटे से पोर्शन में इस तरह से नेक बन गई है, तो और वो कंपैरेटिवली ज्यादा जो है आपका डायमीटर उसका डिक्रीज कर गया एज कम्पेयर टू अदर पार्ट, तो इस तरह से नेकिंग स्टार्ट हो गई, इस तरह से नेक बन गया है किसी स्पेसिमेन के अंदर, यानी मतलब यहाँ पे एरिया सबसे कम है। तो अब जो भी आपका वो होगा स्ट्रेस होगा या फिर जो भी ये अब ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये ब्रेक होने वाला है। ठीक है, तो नेकिंग वाले पोर्शन पे ही ब्रेकिंग स्टार्ट होती है, तो ये नेकिंग स्टार्ट हुई, ये कहाँ से होगी, ये एम पॉइंट। इस वजह से इसको हम नॉन यूनिफॉर्म जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें नेकिंग वाले पोर्शन पे ही अब जो है मेन फोकस रहेगा। तो इसके बाद जो है इस तरह से ये जो है अल्टीमेटली फ्रैक्चर हो जाता है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या दिखा रही है, जो मैक्सिमम पॉइंट है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस वैल्यू है वो उसको हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये जो सारी वैल्यूज हैं ये मटेरियल के लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती हैं आपके अगर कैलकुलेशंस के लिए, एंड खासकर यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ जो है सबसे ज़्यादा आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाने वाली प्रॉपर्टी है जब आप किसी कंपोनेंट को डिज़ाइन करते हैं, तो यू शुड नो अबाउट दीज थिंग। एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज आती है, हम लोग बात करते हैं ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन की। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको फिर से एक बार चीज बता दूं, तो जब हमारा टेंसाइल टेस्ट हम करते हैं तो उसका सीक्वेंस किस तरह से रहता है। सबसे पहले ये स्पेसिमेन है, ठीक है, इसको हम लोडिंग परफॉर्म करने वाले हैं। अभी इसमें लोड फर्स्ट वाले केस में हमने कोई लोड नहीं लगाया, सेकंड केस में हमने
लोडिंग परफॉर्म कर रही है और इसमें यूनिफॉर्म इलोंगेशन होना है, ठीक है। एक पॉइंट आएगा जो मैक्सिमम, ये जो है एम पॉइंट हमारे केस में, इस पॉइंट पे मैक्सिमम लोड होगा। इसके बाद इसमें नेकिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये कुछ नेकिंग, ये जो छोटा सा एरिया बना है इस जगह पे, ये कहाँ से बनेगा, ये जो अल्टीमेट पॉइंट के बाद से, यानी एम पॉइंट हमारे केस में। इसके बाद नेकिंग स्टार्ट होगी। इसके बाद ये जो है इस तरह से हमारे पास ये स्पेसिमेन जो है दो पार्ट में सेपरेटली ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग जो आप इसका फाइनल लेंथ लेना हम लोग जो यूज करते हैं फॉर दैट मेजरमेंट, हम जो स्पेसिमेन है इसको आपस में इस तरह से आसपास रखते हैं, बिल्कुल करीब करीब इस तरह से हम लोग स्पेसिमेन को रखते हैं, और जो ये फाइनल लेंथ है उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं, ठीक। ये जो लेंथ हमने ली है उसको गॉज लेंथ के उसमें मेजरमेंट करें, यानी जो आपके स्पेसिमेन होगा वो कुछ इस तरह से होता है। उसमें जो आप इनिशियली जो लेंथ ले रहे हैं, इसी को हम लोग जब ब्रेक हो जाएगा इसमें, इसके बाद यहाँ पे कुछ ब्रेकेज आएगा, इसको दो पीसेस को आपस में पास रखते हैं और फिर ये जो लेंथ है उसको मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो होल्डिंग पोर्शन है जो स्पेसिमेन का, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते लेंथ कैलकुलेशन में, ठीक। तो ये हुई हम लोगों ने कैसे प्रोसीजर, हम लोग कैसे टेंसाइल टेस्ट में प्रोसीजर किया रहता है। अब बात ये आती है कि हमारा ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन का मतलब क्या। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, हम जो हम कर्व बना रहे हैं अभी तक, वो हम लोग बना रहे हैं बिटवीन स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक। तो अब इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे एक चीज, सबसे पहली चीज है इंजीनियरिंग स्ट्रेस। इंजीनियरिंग स्ट्रेस इज बेसिकली योर फोर्स अप्लाइड पर यूनिट ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। जब भी आप जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस कर्व जो हम जनरली हम लोग जो टेंसाइल टेस्ट में हमें जो मिलता है वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ही मिलता है। तो वो क्या कर रहा है, हम बेसिकली फोर्स हमें मिलता है, फोर्स पर हमें हम जो लोड लगा रहे हैं वो मिलता है, और हम उसको करस्पॉन्डिंग ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, जो आपका इनिशियल जो क्रॉस सेक्शन एरिया उससे डिवाइड कर देते हैं। तो वो जो चीज है उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ठीक। सिमिलरली जो इंजीनियरिंग स्ट्रेन है उसको भी इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग स्ट्रेन फाइनल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। यानी चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन को हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ओरिजिनल लेंथ, यानी जो आपने इनिशियली लिया है लेंथ कंसिडर स्पेसिमेन का, उसको ही हम जो है कंसिडर करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं E इक्वल टू L माइनस एल नॉट, यानी ये चेंज इन लेंथ है। सपोज करिए आपने ये आपके पास स्पेसिमेन था, आपने फोर्स लगाया, तो इसका जो लेंथ है फ्रॉम L नॉट टू ये जो है L में कन्वर्ट हो गया, और चेंज इन डायमेंशन कितने का है, डेल्टा L का, यानी L नॉट थी पहले, फिर डेल्टा L इंक्रीज हुआ, तो आपको फाइनल लेंथ मिली वो L मिली है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो देख सकते हैं चेंज इन लेंथ कितना होगा, L माइनस एल नॉट, डेट इज इक्वल टू डेल्टा L डिवाइडेड बाय L नॉट। इसको आप अगर दूसरे उसमें देखें तो E इक्वल टू डेल्टा L बाई एल नॉट इक्वल टू 1 अपॉन, अगर छोटे छोटे इसमें इंक्रीमेंट में देखें तो ओरिजिनल लेंथ इज एल नॉट, और इसको जो है इंडिकेट कर सकते हैं एल नॉट से एल के बीच में DL। इस तरह से आप जो है इंजीनियरिंग स्ट्रेन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल कि आपको जो भी चीज लेनी है वो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया एंड ओरिजिनल लेंथ के हिसाब से लेनी है। ऑन द अदर हैंड, जब आप ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन के हम लोग बात करते हैं, तब हम लोग देखते हैं ट्रू स्ट्रेस के केस में, जिसको हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज लोड डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस एरिया, यानी उस टाइम पे कितना एरिया। तो क्या होता है, सपोज करिए स्पेसिमेन है, वो कई बार जैसे इस वाले प्रोसीजर में हम देखते हैं, ये स्पेसिमेन है, अब इसका एरिया डिक्रीज कर रहा है, लेकिन हम जो इंजीनियरिंग स्ट्रेन है इन दैट केस यू आर टेकिंग ओरिजिनल वन, ठीक। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है, दैट यू आर टेकिंग ओरिजिनल वन इन केस ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रेस। बट जब ट्रू स्ट्रेस की बात करते हैं, हम जो उस समय पे जो एरिया है उसको कंसिडर कर रहे हैं, मतलब, ठीक है। तो ये जैसे जैसे यहाँ पे सपोज करिए नेकिंग वाले पोर्शन के बाद हम लोग नेकिंग के जो एरिया है उसको कंसिडर करते हैं। वैसे स्ट्रेस वैल्यू काफी
ऊपर आती है, जबकि अगर आप ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया रखेंगे, ठीक है, तो एफ वाई ए नॉट होगा, ठीक है। सपोज करिए नेकिंग हो चुकी है, तो देन इन दैट केस फोर्स तो जो है वो है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन, इट विल बी वेरी लार्ज, ठीक है। तो स्ट्रेस वैल्यू यू विल इन कैलकुलेशन यू विल फाइंड वेरी लेस, ठीक। अगर मैं इसको नेकिंग वाले पोर्शन में बात करूं, तो अगर फोर्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मतलब इंस्टेंटेनियस एरिया देखूंगा, तो नेकिंग में तो काफी एरिया वहां पर डिक्रीज कर गया है, तो ये वैल्यू जो है काफी छोटी होगी। इसकी वजह से ये जो एफ वाई ए वैल्यू ए आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू है दैट विल बी वेरी लार्ज, ठीक। तो इस वजह से इस वाले पोर्शन में कर्व कुछ इससे अपर ये जो पॉइंट है ये अगर ट्रू वाले में देखेंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर मिलेगा आपको, ठीक। इसको हम दोबारा से डिफाइन करेंगे। तो मेरा मतलब समझाने का मतलब ये है कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस में हम लोग ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया और इंजीनियरिंग स्ट्रेन में हम लोग ओरिजिनल लेंथ लेते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम ट्रू स्ट्रेस की बात करते हैं, लोड डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस, उस समय पे कितना एरिया है किसी टाइम पे, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रू स्ट्रेस। सिमिलरली ट्रू स्ट्रेन हम डिफाइन करते हैं दैट इज योर इंस्टेंटेनियस लेंथ, ठीक। तो ट्रू स्ट्रेन इज कैलकुलेटेड चेंज इन लेंथ इन रेफरेंस टू इंस्टेंटेनियस लेंथ, ठीक। तो हमने अभी देखा कि जो इंजीनियरिंग स्ट्रेन है वो E इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल नॉट इक्वल टू 1 बाई एल नॉट, अगर इसको स्मॉल में देखेंगे तो इंटीग्रेशन फ्रॉम एल नॉट टू एल डी एल, इस तरह से डिफाइन करेंगे। और जब आप ट्रू स्ट्रेन की बात करते हैं हम लोग, तो दैट विल बी एल वन माइनस एल नॉट डिवाइडेड बाई एल नॉट। ये क्या है, तो ये हम लोग स्मॉल पोर्शन में बात कर रहे हैं कि सपोज करिए आपका स्पेसिमेन है, आपने इसको इंक्रीज वो करा, फोर्स लगाया इस पे, तो इसकी इनिशियल जो लेंथ थी वो एल नॉट थी, ठीक है। कुछ समय बाद आपने देखा तो ये L1 हुई, कुछ थोड़े टाइम बाद L2 हुई, तो हम लोग बार बार इसको देख रहे हैं, तो दैट विल बी L1 माइनस एल नॉट, ठीक है। जब हम किसकी बात कर रहे हैं, जब इन दो लेंथ की बात कर रहे हैं, यानी जब वो एल नॉट से L1 के बीच में हुआ, तो उस समय पे स्ट्रेन क्या आएगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, एल नॉट से L1 में जब चेंज हुआ तो दैट विल बी L1 माइनस एल नॉट डिवाइडेड बाय एल नॉट, प्लस जब J जो है आपका L1 से L2 में चेंज हुआ तो दैट विल बी L2 माइनस L1, ओरिजिनल क्या बन जाएगा, देन इन दैट केस दैट विल बी मतलब इंस्टेंटेनियस लेंथ दैट विल बी L1, ठीक है। इस तरह से हम काफी जब तक चाहे तब तक कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको जो है हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ये क्या है, समीशन ही एक तरीके से, तो हम जो है एल नॉट से एल तक डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। दिस इज नॉट एल नॉट, ओके, दिस इज योर एल। तो डेल्टा एल बाई एल, जब इसको एल नॉट से एल के बीच में इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये भी एक तरह से इंटीग्रेशन ही, इसको अगर आप डेल्टा एल को छोटे उसमें कंसिडर करेंगे, दैट विल बिकम delta L, ठीक है, just like this. But here the original length you are taking in case of engineering strain, that's why the L naught is coming outside the integration. But in case of true strain, you are taking instantaneous length, so you are not going for L naught here. So delta L by L, integration from L naught to L, you will get dl by L का integration क्या रहता है, log L by L naught। इस तरह से आप जो है इंजीनियरिंग स्ट्रेन का हमें पास फॉर्मूला है। ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन और मतलब फॉर्मूला, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दिस इन मैनी टाइम्स। तो ये है बात ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन की, मतलब इंस्टेंटेनियस एरिया, इंस्टेंटेनियस लेंथ की बात करते हैं हम केस ऑफ ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन रिस्पेक्टिवली। अब एक चीज होती है कि हम लोग इंपॉर्टेंस आप समझ इस तरह से समझ सकते हैं इसकी, अगर ट्रू स्ट्रेन की बात करूं तो सपोज करिए आपके पास से कोई स्पेसिमेन है, आपने उसमें फोर्स लगाया और उसका लेंथ चेंज हो रहा है फ्रॉम L1 से L2, फिर थोड़े टाइम बाद L2 से L3 में, ठीक है। यानी पहले उसकी लेंथ L1 थी, देन उसके बाद L2 हुई, उसके बाद L3 हुई। तो अगर आप इसको इस वाले केस में अगर हम इसको इंजीनियरिंग स्ट्रेन के उसमें देखें तो E1 to 2 दैट विल बी फ्रॉम 1 से लेकर 2 तक का जो इंजीनियरिंग स्ट्रेन है, दैट विल डेल्टा एल 1 से 2 तक डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ क्या, व्हाट विल बी योर ओरिजिनल लेंथ, दैट विल बी L1, ठीक। फ्रॉम 2 to 3 अगर मैं बात करूं तो दैट विल बी डेल्टा L2 to 3 डिवाइडेड बाय L2। और अगर मैं इसको कंबाइन करूं कि मैं 1 से 3 तक लेना चाह रहा हूं, तो दैट इज योर E1 to 3, तो डेल्टा L 1 to 3 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इज योर इनिशियल वन,
यानी जो इनिशियल पॉइंट पे जो लेंथ होगी दैट इज L1, ठीक। तो जो चेंज इन लेंथ है L3 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L1। अगर हम इसको देखें तो ये दोनों E1 इसको ऐड करें तो यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड दैट, यू आर गोइंग टू फाइंड दैट जो ये जो है आपका कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कॉमन से मैंने बोला कि E123 जो है इट इज नॉट इक्वल टू E122 प्लस E223, ऐसा नहीं है। E123 is not equal to summation of E122 and 223, बट इन केस ऑफ ट्रू स्ट्रेन, ये हमने बात करी इंजीनियरिंग स्ट्रेन की, अगर हम ट्रू स्ट्रेन वाले केस में देखें तो दैट इज योर फ्रॉम 1 to 2 दैट इज log L2 by L1, ठीक, because instantaneous length initial instantaneous length is L1 and final length is L2, और जो 2 to 3 की बात करेंगे तो that is log L3 to divided by L2, और अगर हम 1 to 3 की बात करें तो that is log L3 divided by L1। ये जो है आपका 1 से 2 प्लस 2 से 3 के बराबर। कैसे है ये बराबर, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो L1 to 2 that is 2 to log L2 divided by L1 plus log L3 divided by L2। तो that if you expand this तो आप इस तरह से देखें L2 minus log L1, और that this will become plus log L3 minus log L2, ठीक। तो this will got cancelled and you will find that log L3 minus log L1 that will be equal to log L3 divided by log log L3 divided by L1, ठीक। तो so you will find that true strain from 1 to 3 is equal to 1 to 2 plus 2 to 3, ठीक। तो अगर आपको किसी दो पॉइंट्स में इंजीनियरिंग स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे और पार्ट्स में करेंगे तो दैट विल बी नॉट इक्वल, बट इन केस ऑफ ट्रू स्ट्रेन यू विल फाइंड दैट फ्रॉम 1 to 2 करें या फिर आप 1 to 3 करें या फिर 1 to 2 प्लस 2 to 3 स्ट्रेन कैलकुलेशन करें, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल। बट इन केस ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रेन यू आर नॉट गोइंग फॉर दैट। एक रिलेशनशिप है, और ये मैं अभी रिमार्क बता दूं इसमें कि ये जो रिलेशनशिप है जनरली हम नेकिंग जो पोर्शन है उससे पहले वाले पोर्शन में बात करते हैं, ठीक है। तो जो कैलकुलेशन जो हम लोग ये फॉर्मूलाइज यूज करते हैं दैट इज फॉर बिफोर द नेकिंग पोर्शन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक। सो ये एप्सिलॉन इज शोइंग योर ट्रू स्ट्रेन, ठीक। ई जो है आपका क्या दिखा रहा है, इट इज शोइंग योर इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन क्या है वो देखना है हमें। सो बेसिकली आपको हमें ये पता है कि इंजीनियरिंग स्ट्रेन इज योर चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक। तो L चेंज फाइनल लेंथ इज सपोज करिए L है और जो ओरिजिनल लेंथ L0 है, तो L0 माइनस L डिवाइडेड बाय L0, ठीक। तो अगर मैं इसको डिवीजन में ले जाऊं, यानी मैं इसको डिवाइड कर दूं, तो यू विल फाइंड दैट L डिवाइडेड बाई L0 हो जाएगा, और ये L0 जो है 1 बना देंगे, तो L0 ये इस तरह से बन जाएगा L डिवाइडेड बाई L0 एक -1, ठीक है। इट इज इक्वल टू, सो इट विल बिकम E इक्वल टू L डिवाइडेड बाई L0 -1। इफ यू टेक दिस वन दिस साइड, सो दिस विल बिकम E plus 1 equal to L by L0। if you take log so you will get this will become log L by L0 equal to log E plus 1, okay। and log we know that log L by L0 will is equal to your true strain, okay। so this will become this, तो एप्सिलॉन इक्वल टू log E plus 1, इस तरह से हमें पता है। तो ये जो फॉर्मूला आप जो है फिर से बता रहा हूँ, नेकिंग से पहले यूज कर सकते हैं अगर आपको कन्वर्जन करना है बिटवीन योर ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बीच। सिमिलरली अगर मैं रिलेशनशिप बिटवीन इंजीनियरिंग एंड ट्रू स्ट्रेस में देखूँ तो कुछ इस तरह से सिग्मा इक्वल टू S, जो हम सिग्मा क्या है हमारे पास, सिग्मा इज योर ट्रू स्ट्रेस वैल्यू
और एस हम क्या दिखा रहे हैं, एस हम वी आर डिनोटिंग ट्रू इंजीनियरिंग स्ट्रेस। तो ये कैसे हम इस कंक्लूजन ये फॉर्मूले पे कैसे हैं, तो इस तरह से है कि सिग्मा वी नो दैट सिग्मा विच इज ट्रू स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय, जिसको हम पी से नोट करें, पी डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस एरिया, ठीक है, ए। एंड जो आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस है दैट इज योर फोर्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक। सो इफ यू सिग्मा इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस एरिया, अगर मैं इसको ये ए नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ए नॉट डिवाइडेड बाय इस तरह से, तो यू कैन गो फॉर लाइक दिस। तो आप जो है अगर इसको इस तरह से ले जाएं तो इसको P डिवाइडेड बाय ए नॉट इस तरह से कर सकते हैं, और ये वाला ए को इस तरफ ले जाएं तो दैट इज ए डिवाइडेड बाय ए नॉट डिवाइडेड बाय ए, तो P बाय ए नॉट इंटू ये, तो इस तरह से कुछ बन जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे हम लोग एक एजम्पशन है या फिर मतलब चीज भी है कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम का इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम का मतलब यह है कि क्योंकि बिकॉज मटेरियल से कुछ अलग नहीं हो रहा है, तो यू आर सेइंग दैट वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, सो एरिया मल्टीप्लाइड बाय इट्स लेंथ इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, ठीक है। तो चाहे वो इंस्टेंटेनियस हो चाहे कोई भी हो, तो दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू बी because area which is meter square multiplied by a meter that will be becoming volume of the specimen। तो वो चाहे ओरिजिनल लें चाहे किसी भी पॉइंट पे लें, जब आप स्पेसिमेन को जो है खींच रहे हैं या सो खींच रहे हैं मतलब उसको जो है आप टेंशन में हैं, तो किसी भी समय पे लेंगे देखेंगे तो दैट एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, ठीक है। तो एरिया इनटू लेंथ इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, ये जो है आपका हम एजम्पशन ले रहे हैं, और इसमें साथ में ये भी देख रहे हैं कि वो मटेरियल होमोजीनियस भी है। तो सो यू कैन राइट दैट ए नॉट इंटू एल नॉट इक्वल टू ए टू एल, बिकॉज लेंथ इंटू एरिया इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। सो इफ यू टेक एल नॉट here and a here, so you will find that like this one, a naught by a equal to L by L naught, as we know that by previous from this relation e plus 1 equal to L by L naught, ठीक है। तो L by L naught is equal to e plus 1, so if you put because a naught by a, this portion, if you put e plus 1 here, okay, so sigma will become P divided by a naught into e plus 1, and as we know that P divided by a, which is your force divided by original cross section area, that is equal to your engineering stress, that is S. So sigma, you will come to this relation which is sigma equal to S e plus 1। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये हम लोग कब देखते हैं, जब हमें नेकिंग नहीं होती है, तो जनरली वी आर गोइंग फॉर बिफोर नेकिंग पोर्शन ऑफ द कर्व। तो अब अगर हम मैं जो ये रिलेशन है ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन का कर्व के फॉर्म में देखो तो वो कुछ इस तरह से है। अगर आप कर्व बनाएं ट्रू स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, सो दिस इंजीनियरिंग स्ट्रेस कर्व कैसे सपोज करिए इस तरह से आ रहा है किसी मटेरियल के लिए, और अगर आप उस मटेरियल के लिए ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएंगे, सो इट इज शोइंग बाय योर ब्लू कलर कर्व, ओके। तो इसमें क्या चाहिए, मतलब इसके अगर हम थोड़ा सा डीपली देखें तो ये क्या दिखा रहा है कि ये जो लीनियर पोर्शन है, बिकॉज ये एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है इन बोथ फॉर इंजीनियरिंग एंड ट्रू। ऐसा क्यों है, क्योंकि बिकॉज जो है आपका जो लीनियर पोर्शन है, इन दैट केस यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन नहीं आया होता, ठीक है। जब तक लीनियरली पोर्शन हम चल रहे हैं तब इसका समझ सकते हैं, जब लीनियर पोर्शन होता है हमारे पास उस समय हमारा जो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शन एरिया इट इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक। जब और ये काफ़ी हद तक ओवरलैप करता है, काफ़ी मतलब जब खासकर जब तक यील्डिंग नहीं स्टार्ट हो रही है उस मटेरियल में। आफ्टर यील्डिंग सम सेपरेशन विल बी देयर,
and after the ultimate point there is too much separation, because after, क्योंकि जो आप एरिया लेंगे वो it is going for, you are going for necking portion for in case of true stress and true strain calculation. जब but इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो हमने ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है वो काफ़ी वेरिएशन आ जाता है, इस वजह से हमारा कर्व जो है आप इस तरह से देख रहे हैं कि सेपरेट जो है, जो लीनियर पोर्शन वहां से नहीं हुआ है, जब यील्डिंग स्टार्ट हो गया मटेरियल में तब हमारा थोड़ा थोड़ा कर्व जो है सेपरेट होना स्टार्ट हो, और ये जो पॉइंट है इसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा सेपरेशन स्टार्ट हो गया, जो मैक्सिमम अल्टीमेट पॉइंट है। अब एक चीज़ तो ये है, दूसरा एक चीज़ कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से कि अगर आप किसी भी पॉइंट पे देखें, ठीक है, तो ये अगर इसके करस्पॉन्डिंग हम ट्रू स्ट्रेस वाले कर्व में देखें तो वो इस तरह से, ये जो पॉइंट है यहाँ पे इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, वो पॉइंट ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में इस जगह पे आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या दिखा रहा है, सबसे पहली बात कि ये ऊपर की तरफ क्यों आ रहा है, ये कर्व जो है ऊपर की तरफ सीधी सी बात इस वजह से आ रहा है बिकॉज स्ट्रेस इज योर फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। लिख लेता है, इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस इज योर, समझने के लिए, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। इन केस ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रेन, इंजीनियरिंग स्ट्रेस वाले केस में दैट इज योर फोर्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, एंड फॉर ट्रू स्ट्रेस दैट इज योर फोर्स डिवाइडेड बाय that is your force divided by instantaneous area. Okay, so देखिए यहाँ तक तो ओरिजिनल और इंस्टेंटेनियस एरिया में कुछ ज़्यादा वेरिएशन है, क्योंकि यहाँ से लीनियर वाले पोर्शन में जहाँ तक है फ्लॉग, क्योंकि मटेरियल में बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन नहीं है तो उसका एरिया जो है ऑलमोस्ट सेम है, दैट्स व्हाई द कर्व इज ओवरलैपिंग। आफ्टर दिस वन द ट्रू स्ट्रेस इज शोइंग हायर वैल्यू बिकॉज देखिए लोड तो सेम है, यानी फोर्स दैट इज ऑलमोस्ट सेम, बट द एरिया इज डिक्रीज्ड इन केस ऑफ, क्योंकि यहाँ पे जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज करेगा, तो ट्रू स्ट्रेस इज शोइंग हायर वैल्यूज, क्योंकि ओरिजिनल जो है उसके काफी ज्यादा वैल्यू होगी, क्योंकि हम टेंसाइल, अगर टेंसाइल उसकी बात कर रहे हैं तब टेंसाइल टेस्ट में तो ए नॉट इज लार्जर एज कंपेयर टू ए, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे। सो ये जो है आपका अपर जो स्ट्रेस वैल्यू है वो कोई भी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वो हायर वैल्यू दे रहा है वो, अगर सेम पॉइंट को अगर आप ट्रूस पे खींचें तो सबसे पहली बात स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो हायर अपर साइड में जाएगी। दूसरी स्ट्रेन जो है आपकी क्योंकि जो हम वॉल्यूम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेन इज शिफ्टेड टुवर्ड योर लेफ्ट साइड। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डेल्टा एल बाई एल की, ठीक है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई, इन केस ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रेन दैट इज चेंजिंग लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल, एंड इन केस ऑफ इसको दोबारा से तो फॉर इंजीनियरिंग स्ट्रेन दैट इज योर डेल्टा एल बाई एल नॉट इन ओरिजिनल लेंथ, और फॉर ट्रू दैट इज डेल्टा एल बाई एल। ओके, सो बिकॉज हम टेंसाइल स्पेसिमेन को टेंशन में है तो ओरिजिनल जो लेंथ होगी वो कंपैरेटिवली स्मॉल होगी इंस्टेंटेनियस लेंथ से, क्योंकि इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, तो दैट्स व्हाई द ट्रू स्ट्रेन वैल्यू इज गोइंग टू बी लेस, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है स्ट्रेन के केस में इस तरह से जा रहा है, बस स्ट्रेस में जो है ये अप पॉइंट में जा रहा है, तो इस वजह से जो है कर्व जो है हम देखते हैं इट इज शिफ्टेड टुवर्ड योर लेफ्ट साइड, इस तरह से ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन का शिफ्ट। अब सबसे पहले अप क्यों शिफ्ट हुआ, क्योंकि स्ट्रेस वैल्यू हमारे पास अप शिफ्ट इस वजह से हुआ क्योंकि स्ट्रेस वैल्यू ज्यादा आ रही होगी, क्योंकि हमारे पास एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज, एंड टू लेफ्ट ऑफ द इंजीनियरिंग, और लेफ्ट किस लिए यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है ये इस तरह से, क्योंकि आपके पास जो लेंथ है वो हम ओरिजिनल लेंथ लेंगे, इन दैट केस द लेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज, तो इसकी वजह से हमारा इंक्रीज जब करेगा तो हमारा जो स्ट्रेन है दैट विल बी लेस एज कंपेयर टू योर इंजीनियरिंग, so that's why it is the arrow is showing in this direction। okay, मतलब जो है अप स्ट्रेस के लिए ये पॉइंट अप है और स्ट्रेन के लिए लेफ्ट साइड में गया, तो स्ट्रेन कम आएगा और स्ट्रेस ज्यादा आएगा इस तरह से।
ये नेकिंग के बाद ये चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती है, क्योंकि आप उस इन दैट केस you are taking the necking portion only. Okay, so I think we are going to end this lecture. These are the references which I used to make this presentation and video, and thank you.